नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल पांडे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है, तो आप सभी लोगों को उनके जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और कुछ सीखें हम ना सीखें, लेकिन उनके जीवन से एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि संघर्ष व्यक्ति अगर करता रहे तो कभी हार नहीं सकता। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस आपदा की घड़ी में, जो आपदा आजकल चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, हमने एक नई योजना शुरू की है। योजना यह है कि आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं सभी कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो इस आपदा के अवसर पर मैं एक योजना लॉन्च करने जा रहा हूँ। योजना यह है कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊँगा, और ये योजना तभी सफल हो सकती है जब आप पूर्ण रूप से सहयोग का प्रदान करें। और जाहिर सी बात है कि मंगल पांडे उसी अंदाज में, चाहे जिस हिसाब से क्लास में जो अंदाज है हमारा, यहाँ पर भी देने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका चाहिए। अगर आपका सहयोग है, अगर ये मेरा सराहनीय कार्य है, तो सहयोग करिए बिल्कुल, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपका सहयोग रहा तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम बेटर से बेटर कंटेंट ला के आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस योजना के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीजनिंग और मैथ सब पढ़ाते हैं, लेकिन बस आपको हम जीएस ही कवर करा पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जीएस का जो पोर्शन एक सिलेबस बाकायदे हम कवर करेंगे, वो एक मल्टीपर्पज़ जीएस होगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सर पुलिस लेवल का होगा, केएसआई लेवल का होगा। विश्वास रखिए, जो लोग पढ़े हैं वो जानते भी हैं। तो इन्हीं सब योजना के साथ अब हम आज के बाद, ये आज से ही प्रतिदिन आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा, जिसमें पहला लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं, सिलेबस टू सिलेबस वाइज और तब ज़बरदस्त तरीके से। और दूसरा होगा स्टैटिक्स जीके। और मुझे लगता है कि स्टैटिक्स जीके जो है, अगर मैं 60-70 वीडियो में कवर कर दूं, तो इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि किसी भी गरीब या अमीर परीक्षा में बिना पढ़े, यह नहीं कह सकते कि स्पेशल पुलिस की तैयारी की है या यूपीएसआई की तैयारी की है या यूपी पीसीएस प्री की तैयारी की है, आप 10 से 12 नंबर जरूर कर लेंगे। इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो इन्हीं योजनाओं के साथ आज हम शामिल हुए आपके साथ, लेकिन आपका सहयोग बिल्कुल चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट में करिएगा कि सर इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, या जो भी आप सुझाव दे सकते हैं उसको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आधुनिक भारत के टॉपिक में आज जो हम कवर करेंगे, वो एक स्टैटिक का फॉर्म भी मैंने इसको बना दिया है। जैसा कि आप प्रश्न देखते होंगे कई परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में, चाहे ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी लेवल का हो, ग्रुप बी लेवल का हो, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई, या प्लासी का युद्ध, या बक्सर का युद्ध, या करनाल का युद्ध। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आधुनिक भारत के इतिहास में जितने युद्ध लड़े गए हैं, उन सभी युद्धों का एक सेपरेट लेक्चर तैयार कर देते हैं, ताकि अगर युद्ध संबंधी किसी भी परीक्षा में अगर प्रश्न आता है, तो जो लोग ये वीडियो को कवर किए हैं, ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं। अब बात यह है कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू हम कहाँ से करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ किताबें आपकी कहती हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है, पुर्तगालियों के आगमन 1498 की अगर बात करें, तो 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था।
लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि मेन मध्यकाल तो वहीं शुरू होता है बाबर के आगमन से। तो बाबर 1526 में आता है, तो इसको हम नम मेजरमेंट आधुनिक भारत में करेंगे कि 1526 की भी लड़ाई आधुनिक भारत के इतिहास में ही आएगा। नहीं, हमारा मानना है कि आधुनिक भारत के इतिहास का एक्चुअल शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के बाद से होता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, उसमें औरंगजेब के मरने के बाद जो उसके गरीब लड़कों में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, वहां से हम शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जजाऊ का युद्ध हुआ, बीजापुर का युद्ध हुआ, ये सब, और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा, यूपीपीसीएस प्रेम में भी पूछ चुका है जजाऊ का युद्ध। तो इस हिसाब से मैंने इसको कवर किया है कि मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और यहां पर युद्धों को दो तरीके से कवर किया जाएगा। एक ऐसे युद्ध होंगे जो कि भारत और भारत में लड़े गए, या भारत और अफगानिस्तान के लोग आए लड़े गए, और एक ऐसा युद्ध होगा जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज जो थे उनसे भारतीयों का युद्ध हुआ था। तो दो पार्ट में, एक पार्ट को तो अभी कवर किए हैं, और मतलब युद्ध तो बहुत हुए हैं, कितना आदमी कवर करेगा, कोई मतलब का है नहीं, पढ़िए उतना जितना काम आ जाए। तो हम युद्धों पर वही युद्ध कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, बस एक बार वीडियो को पूरे रूप से देख लीजिए, और बिल्कुल आप पढ़े भी होंगे, आपके आँख के सामने से गया भी होगा, बस दिमाग में बैठाना है, मैं उसका पूरा डाटा कवर कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टाइटल है वो आधुनिक भारत के इतिहास में लड़े गए, आधुनिक, फिर से बोलना चाहूँगा, आधुनिक भारत के इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो मैंने कहा कि आधुनिक भारत में हुई लड़ाई की शुरुआत हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी में हुई, मतलब उसके लड़कों में हुई उत्तराधिकारियों की लड़ाई में। अब शुरू करते हैं हम कहानी, थोड़ा आगे स्लाइड पे जाके, एक मिनट। अब जैसे बात कर लें कि जब औरंगजेब की मृत्यु, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1707 में हुई, तो उसने औरंगजेब 3 गलतियां कर चुका था। 3 गलतियों का मतलब ये है कि उसके अगर देखा जाए तो 3 लड़के थे। एक का नाम था मुअज्जम, सबसे बड़ा था, दूसरा का नाम था आजम, तीसरा का नाम था कामबख्श। और कहीं ना कहीं औरंगजेब अपने बड़े लड़कों को बड़ा रिस्पेक्ट करता, बहुत मानता था उसको, और ये प्रकृति में भी होता है कि काफ़ी माँ बाप बड़े लड़कों को ही मानते हैं। अब ऐसा दिल पे ना लेना कि मास्टर ऐसा बोल रहा है, नहीं। तो मतलब 3 गलतियां किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है कि हमें दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा। बड़ी इसके पीछे कहानी है, खैर मैं युद्ध पर डायरेक्ट आता हूँ। तो पहली उत्तराधिकार की लड़ाई जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस लड़ाई का जो नाम है वो है आपका जजाऊ का युद्ध। ठीक है, ठीक है, उस युद्ध का नाम है जजाऊ का युद्ध। तो अगर देखा जाए तो जजाऊ का युद्ध कई बार परीक्षा में आपसे पूछता है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था, तो आप बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं 18 जून 1707। और किसके बीच में हुआ था, तो बहादुर शाह और आजम के बीच में हुआ था। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है कि बहादुर शाह ने आजम को हराया। देखो, ये बहादुर शाह वही है जिसका नाम मुअज्जम है। बहादुर शाह को मुअज्जम भी कहा जाता था, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर पूछेगा कि शाह आलम प्रथम कौन था, तो बहादुर शाह ही था, और बहादुर शाह कौन था, तो मुअज्जम नहीं था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जबरदस्त तरीके से यहाँ से बनता है कि किसे साहेब बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता था। तो इसी व्यक्ति को, ठीक है ना, जो बहादुर शाह है, इसे साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। तो 18 जून 1707 को बहादुर शाह ने आजम को हराया। इसके बाद एक और भाई है, वो भी अपनी दावेदारी ठोकेगा भाई साहब कि हमें भी हिस्सा चाहिए। और देखो ना, पहले कितनी अजीब बातें थी कि 3 भाइयों में जो युद्ध जीत गया, जो सबसे शक्तिशाली है, वही राजा बनेगा। आजकल तो पुलिस प्रशासन आके वो राजा बने या ना बने, सबका हिस्सा बांट देती है, और होना भी चाहिए, यही ठीक है। दूसरा युद्ध जो होता है, यह भी उत्तराधिकार का युद्ध है। ये इसे कहते हैं बीजापुर का युद्ध। ठीक है, इसे जो हम कहते हैं ना, ये कहा जाता है बीजापुर का युद्ध। और बीजापुर का जो युद्ध है, ये हुआ था जनवरी 1709 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो हुआ है 1707 में, दूसरा 1709 में। और यह हुआ था, बहादुर शाह ने कामबख्श को हराया था, अर्थात जो उसका सबसे छोटा लड़का था कामबख्श, उससे बहादुर शाह की मृत्यु हुई, मतलब लड़ाई हुई थी, और जिसमें बहादुर शाह युद्ध जीत गया था। अर्थात अगर देखा जाए तो उसने आजम को भी हराया उत्तराधिकार की लड़ाई में, और कामबख्श को भी हराया। इस तरह दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह बैठा, साहेब खैबर के नाम से जाना जाता था।
और मैं बता दूं आपको, गजब का राजा था ये जनता के प्रति इसका प्रेम बड़ा जबरदस्त था, लेकिन अपने भाइयों को घुस घुस के मारता था। मतलब कि अगर देखा जाए तो भाइयों से ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि साहब आजकल गद्दी बड़ा मायने रखती है। देख लीजिए अपने क्षेत्र में प्रधानी का चुनाव है ना, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो है अगर गद्दी मिल जाए तो सबका सब सगा है, ठीक है। तो ये प्रथा जो आज की नहीं है, ये बहुत पहले की प्रथा है। तो याद रखिएगा, जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707, तो ये हुआ था, बहादुर शाह ने आजम को हराया, अर्थात बहादुर शाह और आजम शाह के बीच। और दूसरा बीजापुर का युद्ध, यह भी उत्तराधिकार का युद्ध है, जनवरी 1709 में बहादुर शाह ने कामबख्श को हराया। अब देखो आगे चलते हैं, युद्ध की कड़ी में है करनाल का युद्ध, बहुत जबरदस्त है। और ये युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को। यह हुआ था, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह और उसके सहयोगी शासकों को हराया। एक मिनट थोड़ा सा रोकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें, नादिर शाह अफगानिस्तान से आया था, सॉरी फारस से आया था, ईरान से, और बड़ा जबरदस्त पर्सनालिटी का आदमी है साहब। ईरान से आके भारत में हरा के चला जाता हो और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता इसका, इसीलिए इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब नेपोलियन की बात आ गई तो पहला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, कमेंट में डालिएगा उत्तर। और दूसरा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो करनाल का जो युद्ध है 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को, ठीक है ना, जो मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह था और उसके कई लोग सहयोगी थे, जो लोगों ने मिलकर, मतलब मुगल देखो कितने कमजोर हो चुके हैं कि ये कई लोगों के सहयोग से नादिर शाह का सामना कर रहे हैं। और ये नादिर शाह 51 दिन तक रुकता है दिल्ली में, सरेआम कत्लेआम मचाता है, खूब लूटपाट करता है और जबरदस्ती ये लोग बाद में संधि करते हैं नादिर शाह से। तो याद रखिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और वही ईरान जो पहले फारस कहा जाता था। तो याद रखिएगा। और जानते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि ये जो नादिर शाह है, ये अपना जीवन चरवाहा से शुरू किया था। मतलब कि एक चरवाहा इतना बड़ा शासक हो जाता है, ठीक है ना, जो कि भारत जैसे धनी देश को, भारत जैसे प्रतिभा संपन्न देश को, जहां पर मुगल जैसी शक्तियां मौजूद हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों को हरा देता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में यह युद्ध हुआ था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह और उसके सहयोगी शासकों को हरा दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। अगर बात करें तो कौन नहीं जानता इसको, डेट याद रखिएगा। डेट आजकल कई बार प्रश्न में मिलाने के लिए पूछ देता है। सभी लोग जानते हैं 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, लेकिन डेट याद नहीं रहता है। 23 जून 1757 को ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं युद्ध हुआ है, बहुत ज़बरदस्त युद्ध था। और आपको पता होगा कि अंग्रेज एकदम, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से जब प्लासी के युद्ध पर जीत हासिल किए तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर कब्जा कर लिए, अर्थात भारत पर शासन करने का उनका जो रास्ता क्लियर होता है प्रत्यक्ष रूप से प्लासी युद्ध के बाद होता है। तो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। और हारेगा क्यों नहीं साहब, जब अपने घर में ही विभीषण पैदा हो जाएंगे तो सिराजुद्दौला क्या कोई भी हार जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग ये कहीं के नहीं होते हैं, चाहे इतिहास में किसी व्यक्ति को उठा के देख लो, चाहे आप दौलत खां लोधी को देख लो जिसने बाबर की सहायता की थी, उसी प्रकार घसीटी बेगम, अमी चंद, जगत सेठ जैसे लोग हैं जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद सबसे बड़ा धोखेबाज तो इसका मीर जाफर सेनापति था, उसने रॉबर्ट क्लाइव से पद और पैसा के चक्कर में, ठीक है ना, हाथ मिला दिया और सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। तो प्लासी का युद्ध जबरदस्त युद्ध है, 23 जून 1757 को, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो फिर अगर पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का उस समय सेनापति था, नियुक्त था। ऐसे ही बोल लो कि अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज मतलब कि विजयी रहे। अगला युद्ध है, बहुत जबरदस्त युद्ध है और कई बार परीक्षा में मुझे लगता है कि ये सब तो सनी देओल वाले प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। बक्सर का जो युद्ध है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है ना। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को और ये हुआ था, यह भी हेक्टर मुनरो सेनापति था, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, अर्थात अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। और बक्सर युद्ध के बाद भारत के जो भविष्य का
मतलब कि एक संकल्पना कर दी जाती है कि अब भारत से अंग्रेज कभी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब कुछ समय तक तो रहेंगे ही, जाने वाले हैं लेकिन कुछ समय तक तो रहेंगे ही। अर्थात अगर पूछेगा कि भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से शासन किस युद्ध के बाद प्रशस्त होता है, तो वह है आपका बक्सर का युद्ध, बिल्कुल इसे याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम को हराया, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव हराता है सिराजुद्दौला को, यहाँ पर हेक्टर मुनरो हराता है किसे, मीर कासिम को। इसके बाद अगर बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध, देखो अभी एक श्रेणी बनाए हैं बस एक चेक करने के लिए कि वीडियो कैसी हो रही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों का जीवन में आनंद रहेगा इसे देख के, तो बिल्कुल मैं ये योजना बिल्कुल चालू करूंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि पढ़ाई आनंद का विषय ही है, चाहे मास्टर, ठीक है ना। मतलब कि जितना मास्टर अगर मेहनत कर रहा है उतना अगर आप भी मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आनंद तो मिलेगा ही। और मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि आपदा ये जो चल रही है, आपदा को अवसर में बदलना ही एक कुशल नेतृत्व है। तो ये आपदा को आपको अवसर में बदलने का प्रयास करिए। घर में बैठे सभी लोग जीवन का आनंद ना लीजिए, थोड़ा सा जीवन को दुख में डालिए और पढ़ाई करिए। तो हम कह रहे थे कि लास्ट वाला जो युद्ध है आज के डेट का, अर्थात इस स्लाइड में, वह है पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या गजब का युद्ध है साहब, बहुत जबरदस्त युद्ध। 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अहमद शाह अब्दाली कौन था सर, ये अफगान था और 7 बार आक्रमण करता है। सोचो कि इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जो कि 17 बार, तो महमूद गजनी 7 बार, ये कितना बड़े बेशर्म प्रकृति के आदमी होंगे कि 7 बार 17 बार हार देख रहे हैं सर, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। और जाहिर सी बात है जो हिम्मत नहीं हारेगा इतिहास तो वही लिखेगा। तो सर हम बात कर रहे थे पानीपत के तीसरे युद्ध की। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है वो 14 जनवरी, ठीक है ना, जिस दिन आप खिचड़ी बनाते हो, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत जबरदस्त है क्षेत्र, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफगान था उस समय, अहमद शाह अब्दाली अफगान था और मराठों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत बड़ा यहाँ पे मराठा लोग कूटनीति का शिकार हुए और अंततोगत्वा अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीता और बहुत उच्च स्तर पर धन लूट के भारत से ले गया। अब यहाँ से बात कर लें कि पानीपत की 2 और लड़ाइयाँ हुई है, ये तीसरी है तो जाहिर सी बात है दूसरी भी हुई होगी, पहली भी हुई होगी। तो जो पहली लड़ाई हुई है पानीपत की वो 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है ना, याद रखना पहली लड़ाई, ठीक है ना। 21 जो पहली लड़ाई हुई है वो हुई है 21 अप्रैल, ठीक है ना, 1526 को हुई है। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आपको पता होगा कि बाबर जबरदस्त तरीके से तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करके युद्ध जीत जाता है और मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। वहीं अगर पानीपत के दूसरी लड़ाई की बात कर लें तो 5 नवंबर 1556 को ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। उस समय अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खां और हेमू मारा गया। और इसीलिए पूछा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो लोग उत्तर देते हैं हेमू। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहला 1526 में और दूसरा 1556 में और तीसरा है 1761 में। तो इस प्रकार ये जो आज का टॉपिक है इसे मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो बिल्कुल आप अपनी राय कमेंट में करिए, मैं उसको देखूंगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और अभी पेंटअप से मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पेंटअप आ जाएगा उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देंगे तो और आनंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल पसंद करिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।